एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नैरेटिव एंड आर्गुमेंटेटिव एसे। मैंने पहले वीडियो में एसे, उसके एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव टाइप्स को डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इंग्लिश प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर लीजिए, नहीं तो मैं कमेंट बॉक्स में फुल वीडियो लिंक पिन कर दूँगी। आप वहाँ से भी एट फर्स्ट वो वीडियो देखिए, तो फिर आपको कंसेप्ट स्मूथली समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नैरेटिव राइटिंग। नैरेटिव राइटिंग होता क्या है? नैरेटिव राइटिंग एक ऐसा एसे है जो कि एक स्टोरी बतलाता है या फिर एक स्टोरी बोलता है रीडर्स को एसे फॉर्मेट में। ठीक है, ये क्या हो सकता है? ये एक इंसान का पर्सनल एक्सपीरियंस का स्टोरी हो सकता है या फिर किसी ऑथर का पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट क्या आता है? नेक्स्ट आता है एग्जाम्पल्स। क्या क्या एग्जाम्पल्स है नैरेटिव राइटिंग का? ये ओवरकमिंग ऑब्स्टिकल्स का एक स्टोरी भी हो सकता है। नेक्स्ट है एक फ़नी स्टोरी विथ अ लेसन। एक ऐसा स्टोरी जो कि देखने में, सुनने में, सोचने में फ़नी हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द स्टोरी या फिर एट द कंक्लूशन आपको कोई ऐसा मैसेज दिया जाए या ऐसा मोरल दिया जाए जो आपके दिल को छू जाता है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हो। तो ऐसा भी होता है नैरेटिव एसे। नंबर 3 क्या है? अ पर्सन दैट इंस्पायर्ड यू, मतलब आपके आइडल के ऊपर एक नैरेटिव ऐसे हो सकता है, या फिर एक मेमोरी ऐसे, अ मेमोरी और एन इवेंट दैट टॉट यू अ लेसन। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है टिप्स टू इफेक्टिव नैरेटिव ऐसे। तो क्या क्या आपको टिप्स याद रखने हैं या ध्यान में रखने हैं जब आप नैरेटिव ऐसे लिखेंगे? फर्स्ट क्या है? फर्स्ट है प्री राइटिंग। प्री राइटिंग मतलब आपको एक रफ ऐसे लिखना होगा। अगर आप घर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, एग्ज़ाम हॉल में नहीं, तो आप घर में एक रफ़ वर्क करिए। नैरेटिव ऐसे एक रफ़ पेपर या एक रफ़ कॉपी में लिखिए। ठीक है, अच्छे से लिखना। रफ़ कॉपी है इसलिए रफ़ ही लिखेंगे ऐसा नहीं, अपना बेस्ट दे के लिखना है। लिखने के बाद आपको उसको ड्राफ्ट करना है, मतलब राइट द ड्राफ्ट ऑफ द स्टोरी बाय यूजिंग डिटेल्स एंड डायलॉग्स। उसमें डिटेल्स भरना है, डायलॉग्स देना है, ताकि वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। स्टैंजा वाइज आपको लिखने हैं। ठीक है, एक अच्छा प्रॉपर इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में देना है ताकि रीडर्स को वो अट्रैक्ट करे और रीडर्स का अटेंशन पिन रहे। नेक्स्ट क्या आता है? थर्ड है रिवाइजिंग। आपने समझो रफ़ वर्क कर लिया, रफ़ ऐसे लिख लिया अपने कॉपी में, इसके बाद आपको खुद ही उस ऐसे को रिवाइज़ करना होगा। रिवाइज़ करके आपको देखना है कि उस ऐसे का कितना क्लैरिटी है, आपने कितने अच्छे से मीनिंग दे के उसको लिखा है। फिर आपका फोर्थ स्टेप होगा एडिटिंग। फोर्थ स्टेप एडिटिंग में आपको आपके ऐसे में जितने ग्रामेटिकल, पंक्चुएशन या फिर दूसरे स्पेलिंग मिस्टेक्स है उनको चेक करके उनको ठीक करना होगा और वर्ड यूजेज भी ठीक करना होगा। अगर आपने किसी सिंपल वर्ड का यूज़ किया है लेकिन आपको उस वर्ड का सिनोनिम या एंटोनिम पता है, अगर आप उस वर्ड के सिनोनिम को लिख पाते हो जो कि और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो आप वो कम्प्लेक्स या फिर वो हार्ड वर्ड यूज़ कीजिए। सिंपल वर्ड्स एसेज में यूज़ करने से आपको शायद अच्छा लगे, आप जल्दी लिख भी पाए, लेकिन एग्ज़ामिनर को वो अट्रैक्ट नहीं करता है। आप जितना हार्ड वर्ड्स दोगे उतना ही आपका वोकेबुलरी रिच है, ऐसा प्रूव होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एडिटिंग। एडिटिंग के बाद है पब्लिश। फिर ये जो आपने लिखा है, जो ड्राफ्ट आपने किया है एसे का, उसको आपको शेयर करना होगा। ठीक है, पॉलिश ड्राफ्ट शेयर करना होगा एसे में। आपने अच्छे से लिख लिया है ड्राफ्ट, आपने उसको चेक कर लिया है। चेक करने के बाद आपके जितने भी मिस्टेक्स थे, वर्ड यूजेज को आपने ठीक ठाक कर लिया है। अभी आप उसको नीट एंड क्लीन कॉपी में अच्छे से लिखिए। ठीक है, तो ये है टिप्स। नेक्स्ट क्या है? आपको कुछ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। क्या है वो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स या एलिमेंट्स? फर्स्ट तो है आपको स्टोरी फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू में लिखना होगा। क्यों फर्स्ट पर्सन पॉइंट ऑफ व्यू? क्योंकि नैरेटिव क्या होता है, ये एक राइटर का खुद का एक्सपीरियंस होता है, खुद का स्टोरी होता है, खुद का फीलिंग या एक्सपीरियंस या जो भी हो खुद का होता है, पर्सनल। तो पर्सनल जब आप कुछ लिखते हो तो आप ऑलवेज फर्स्ट पर्सन यूज़ करते हो, यानी आई, मी, माइन। ठीक है, फिर आता है द स्टोरी इंक्लूड्स
सेंसरी डिटेल्स। सेंसरी डिटेल्स मतलब आपको सेंशुअस वर्ड्स यूज़ करने हैं। सेंशुअस वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जो आपके सेंसेस को छू जाए, जैसे सेंस ऑफ साइट, स्मेल, टेस्ट, हियर, टच। ये सब स्मेल्स, टेस्ट, हियर, टच, साइट के सेंसेस को जब आप छूते हो तो वो कहलाता है सेंसरी वर्क। अब इस सेंसरी में क्या क्या आता है, जैसे मान लो आपने कोई अच्छा सा व्यू पॉइंट डिस्क्राइब किया है तो वो आपके साइट का सेंशुअस वर्ड है। अगर आप कुछ डिलीशियस फूड, सॉफ्ट, क्रंची, जूसी, यम्मी, क्रिस्पी ऐसे वर्ड्स दे के डिस्क्राइब करते हो तो वो सेंशुअस वर्ड है फॉर आवर टेस्ट। फिर आता है सेंशुअस वर्ड फॉर आवर स्मेल। स्मेल के लिए आप जब बोलते हो स्वीट, परफ्यूम्ड, डेलिकेसी, दिस एंड दैट, तो वो होता है सेंशुअस इन टर्म्स ऑफ स्मेल। फिर इन टर्म्स ऑफ हियरिंग आप जब बोलते हो लाउड, माइल्ड, सॉफ्ट, ठीक है, तो वो हो जाता है सेंशुअस। तो ऐसे आपको डिस्क्राइब करने हैं आपके जो भी एसे का टॉपिक हो उसके ऊपर आपने जो भी लिखा है उस एसे को, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है द स्टोरी विल हैव अ पॉइंट एंड ऑफन एक्सप्रेस्ड एज अ लेसन और थीम। तो आप जब कोई स्टोरी लिखते हो एज ए नैरेटिव एसे तो आपको एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है, जो कि है आपके एसे का पॉइंट अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग हो। आपके एसे के बिगिनिंग में एक अच्छा सा इंट्रोडक्शन हो, फिर आपके एसे में सेंशुअस वर्ड्स का यूज़ हो, और आपके एसे के एंड में एक अच्छा सा मोरल हो ताकि रीडर्स को वो एसे पढ़कर कोई ज्ञान हासिल हो, ठीक है। थीम हो, लेसन हो, मोरल हो। अगर ये सब चीज़ें एब्सेंट है आपके एसे में, अगर आपने इसको नहीं लिखा है, आप इन चीज़ में लैक कर रहे हो तो आपका एसे अच्छा नहीं दिखलाएगा, ठीक है, अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है अ स्टोरी इज़ टिपिकली टोल्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब एक सीक्वेंस में, फ्रॉम बिगिनिंग टिल एंड, फ्रॉम बिगिनिंग इन टर्म्स ऑफ डेट। सोचिए कि आपने ऐसा कुछ लिखा है जो कि आपके पास्ट इंसिडेंट के बारे में है, और उसके साथ ही आप आपके प्रेजेंट सिचुएशन के बारे में भी बोलना चाहते हो अपने रीडर्स को। तो आप क्या करोगे, आप पहले अपने पास्ट के इंसिडेंट को बोलोगे अच्छे से डिस्क्राइब करके, वो ख़त्म करने के बाद आप आओगे अपने प्रेजेंट टाइम में। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो, आप क्या बोलना चाहते हो, वो सब। अगर आप फर्स्ट में प्रेजेंट लिखते हो, फिर आप क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर छोड़ के पास्ट में चले जाते हो, फिर आप प्रेजेंट से फ्यूचर में चले जाते हो, ऐसे जिगजैग मोशन में, हॉच पॉच वे में अगर आप करोगे तो आपका नैरेटिव ऐसे अच्छा नहीं दिखलाएगा, और वो एक अच्छा नैरेटिव ऐसे माना भी नहीं जाएगा। रीडर्स को भी बहुत कंफ्यूजन होगी, बहुत कम्प्लेक्सिटी होगी आपके ऐसे को पढ़ने में, और एज अ रिज़ल्ट वो अनइंटरेस्टेड होंगे, एम्बिगुअस लगेगा उनको, आपका ऐसे अनक्लियर लगेगा और वो लोग छोड़ देंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से सीक्वेंस में लिखना होगा अपने एसे को। नेक्स्ट आता है प्लॉट एलिमेंट्स। प्लॉट एलिमेंट्स मूव अलोंग द स्टोरी। तो आपका प्लॉट मतलब आपका जो स्टोरी लाइन है वो अच्छे से स्टोरी के साथ साथ मूव करे तो ही बेहतर है, ठीक है, पैरेलल होंगे दोनों का मूवमेंट। नेक्स्ट लास्ट में है द एसे इज़ क्लियरली ऑर्गेनाइज टू अलाउ द रीडर टू फॉलो द स्टोरी लाइन। अच्छे से ऑर्गेनाइज करना है आपको, जैसे कि आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को फॉलो किया था। अगर आप वैसे फॉलो करते हो तो आपका स्टोरी लाइन वैसे भी सीक्वेंस में होगा, क्लियर होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या आता है, नेक्स्ट आता है हमारा आर्ग्यूमेंटेटिव एसे। आर्ग्यूमेंटेटिव एसे इज़ अ जॉनरा ऑफ एसे ऑफ राइटिंग that requires the student to investigate a topic, collect, generate and evaluate evidence। तो आर्ग्यूमेंटेटिव एसे एक ऐसा एसे है जिसमें स्टूडेंट को एक टॉपिक के ऊपर इन्वेस्टिगेट करना पड़ता है। इन्वेस्टिगेट करना मतलब छानबीन करना पड़ता है। छानबीन के लिए आपको क्या क्या करना होगा, फर्स्ट तो आपको इन्फॉर्मेशन या एविडेंस कलेक्ट करने होंगे डिफरेंट सोर्सेज से। फिर आपको जनरेट करना होगा, मतलब आपके जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो या जो चीज़ें जो सोर्सेज आपके एसेज में रिक्वायर्ड है उनको आपको एक्सट्रैक्ट करना होगा उन सोर्सेज से। फिर आपको उनको इवैल्यूएट या चेक या एनालाइज करना होगा एंड इस्टेब्लिश अ पोजीशन ऑन द टॉपिक इन अ कॉन्साइज मैनर। फिर आपको उन चीज़ों को अपने टॉपिक, अपने एसे में बहुत ही अच्छे से कॉन्साइज या फिर सिंपल शॉर्ट टू द पॉइंट वे में लिखना है, ठीक है।
अभी कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं आर्गुमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी एसे में। आर्गुमेंटेटिव और एक्सपोजिटरी ये दोनों एसे एक ही जॉनरा का है, लेकिन इनमें कुछ डिफरेंसेस है। फर्स्ट एंड प्राइमरी डिफरेंस ये है कि आर्गुमेंटेटिव एसे एक्सपोजिटरी एसे से इन टर्म्स ऑफ लेंथ डिफरेंट है। तो आर्गुमेंटेटिव एसे डिफर्स फ्रॉम द एक्सपोजिटरी एसे इन द अमाउंट ऑफ प्री राइटिंग या फिर इन्वेंशन एंड रिसर्च इन्वॉल्व। हम आर्गुमेंटेटिव एसे में ज़्यादा रिसर्च करते हैं क्योंकि एविडेंस आपको देना होता है वहाँ पे। द आर्गुमेंटेटिव एसे इन्वॉल्व्स लेंदी डिटेल्ड रिसर्च, ठीक है, वहाँ पे डिटेल्ड रिसर्च होता है। लेकिन एक्सपोजिटरी एसे में वैसा कोई रिसर्च नहीं होता है और वो थोड़े शॉर्ट होते हैं इन टर्म्स ऑफ लेंथ। फिर क्या आता है? फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ेक्टिव आर्गुमेंटेटिव एसे। एक अच्छा आर्गुमेंटेटिव एसे लिखने के लिए आपको क्या चीज़ें ध्यान में रखनी होंगी? फर्स्ट तो है एक क्लियर, कॉन्साइज एंड डिफाइंड थीसिस स्टेटमेंट आपको लिखना है, जो कि एट द फर्स्ट पैराग्राफ मतलब एकदम बिगिनिंग में आपको एसे में सेट करना है। क्लियर, कॉन्साइज, डिफाइंड थीसिस स्टेटमेंट का मतलब है एक ऐसा स्टेटमेंट मतलब क्या है? सेंटेंस है, एक ऐसा सेंटेंस जो कि आपके पूरे रिसर्च वर्क के ऊपर बेस्ड है, जो कि आपके रिसर्च वर्क का मेन पॉइंट है। आप क्यों कर रहे हो वो रिसर्च वर्क, वही आपके रिसर्च वर्क का थीसिस स्टेटमेंट हो जाता है, ठीक है, सेंट्रल पॉइंट। तो आपको उस सेंट्रल पॉइंट को एज अ फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट या फिर एज अ फॉर्म ऑफ क्वेश्चन एट द बिगिनिंग ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ लिखना है। 2 से 2.5 लाइन में लिखना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि आपको वेरी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट थीसिस स्टेटमेंट लिखना होता है। तो आप ट्राई कीजिए कि 1 से 2 लाइन, उससे ज़्यादा नहीं, 1 से 2 लाइन में एडजस्ट हो जाए आपका थीसिस स्टेटमेंट। फिर क्या आता है? फिर आता है क्लियर एंड लॉजिकल ट्रांजिशन मतलब आप कैसे अपने इंट्रोडक्शन से बॉडी में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, फिर अपने बॉडी से कंक्लूशन में। तो फिर एक स्मूथ ट्रांसफॉर्मेशन या फिर स्मूथ एंड लॉजिकल एंड क्लियर ट्रांजिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिटवीन इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूशन। फिर नंबर 3 है बॉडी पैराग्राफ्स दैट इंक्लूड एविडेंशियल सपोर्ट। अपने बॉडी पैराग्राफ में, ठीक है, बीच के जो पैराग्राफ्स होते हैं, मिडिल पैराग्राफ्स, वहाँ पे आपको एविडेंस देने हैं। एविडेंस मानो सर्वे हो गया, कोई चार्ट हो गया कोई, या फिर रिसर्च वर्क, कुछ भी हो सकता है। आपका एविडेंस आपके टॉपिक के ऊपर बेस्ड करके किसी न्यूज़पेपर का रिकॉर्ड भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 एविडेंशियल प्रूफ कैसे टाइप के होंगे? फर्स्ट तो है फैक्चुअल मतलब फैक्ट बेस्ड होंगे। नेक्स्ट है लॉजिकल इन्फॉर्मेशन होंगे। स्टैटिस्टिकल्स में आ जाता है आपका स्टैटिस्टिक्स, ग्राफ्स एंड ऑल, और एनेक्डोटल, ठीक है, रिकॉर्ड्स एंड ऑल। लास्ट में होता है एक कंक्लूशन, बहुत ही अच्छा कंक्लूशन आपको लिखना है। ये कंक्लूशन सिंपली रीस्टेटिंग द थीसिस स्टेटमेंट नहीं होगा। आप सिंपली अपने थीसिस स्टेटमेंट को जो आपने फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा था उसी को थोड़ा अदला बदली करके, एडिट करके, ज़्यादा कम करके अगर कंक्लूशन में बिठा देंगे तो वो काम नहीं करने वाला। आपको अच्छे से एविडेंस को प्रोवाइड जो आपने किए हैं उनके बारे में रीएड्रेस करके कंक्लूशन लिखना है। एविडेंस कुछ भी हो सकता है, आप जो भी प्रोवाइड करते हो उसको ठीक से लास्ट में आपको रिवाइज करने हैं, समराइज़ करने हैं अपने कंक्लूशन में, ठीक है। नेक्स्ट आता है लास्ट एग्जाम्पल्स ऑफ आर्गुमेंटेटिव एसे। अभी आर्गुमेंटेटिव एसे के क्वेश्चंस थोड़े डिफरेंट होते हैं इन टर्म्स ऑफ एनी अदर क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सवाल किया जाता है ज़्यादातर। जैसे कि मैंने यहाँ पे दोनों एग्जाम्पल्स दिए हैं। फर्स्ट है स्मोकिंग इज़ इंजीरियस टू हेल्थ, डू यू एग्री, राइट फॉर और अगेंस्ट द स्टेटमेंट। ऐसे ही कोई आपको टॉपिक वो लोग उठा के दे देंगे, आपको बोलेंगे कि ये आपके हिसाब से, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है या गलत है। अगर आप सोचते कि गलत है तो आपको उस पॉइंट ऑफ व्यू को लिखना है अपने कॉपी में, अपने पेपर। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। या फिर आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, गैम्बलिंग शुड बी लीगलाइज्ड, ठीक है, गैम्बलिंग को लीगलाइज करना चाहिए, यानी ये लीगल होना चाहिए। आप इसके ऊपर अपने राय दें। आप या तो इसके फॉर यानी सपोर्ट में बताइए कुछ, या फिर अगेंस्ट यानी इसके खिलाफ बताइए अपना स्टेटमेंट। तो अच्छे से आपको थीसिस स्टेटमेंट लिखना है इसी टॉपिक के ऊपर बेस करके। फिर आपको अच्छा से इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग करना है। इंट्रोडक्शन में आपको अपने पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करना है कि आप फॉर द मोशन लिख रहे हो या फिर अगेंस्ट लिख रहे हो। फिर बॉडी में आपको अच्छे से पॉइंट्स, एविडेंसेस ये सब देने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल्स भी आप दे सकते हो अपने पॉइंट ऑफ व्यू के।
लास्ट में आपको आपने जो भी एविडेंसेस दिए उनको बरकरार रख के, उनको ध्यान में रख के एक अच्छा से कंक्लूजन बना के दे दें, ठीक है। तो आप अच्छे से आर्गुमेंटेटिव एसे को प्रेजेंट कर रहे हो, ऐसा रीडर को लगेगा या फिर एग्जामिनर को लगेगा। आप चाहे तो किसी ग्रेट फिलोसोफर या क्रिटिक या फिर किसी ग्रेट पर्सन का कोट भी दे सकते हो। ये फॉर एवरी एसे एप्लीकेबल है, कोटेशंस, ठीक है। सो आई होप आपको चारों ऐसे टाइप समझ में आ गए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो कि इस टॉपिक का फाइनल वीडियो होगा, उसमें हम लोग सैम्पल्स को देखेंगे। वो सैम्पल्स मैंने एक बुक के सोर्स से एक्सट्रैक्ट किए हैं, उसको PDF फॉर्म में कन्वर्ट किया है, तो वो एक PDF होगा। उसमें मैंने 3 ऐसे टाइप्स के क्वेश्चन और ऐसे सैम्पल्स को अच्छे से बनाया है ताकि आपको समझ में आ जाए, ताकि आपका जो कन्फ्यूजन है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब द चैनल एंड क्लिक द ऑल बटन, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। सो टिल देन हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।